कार्ल सागन ने कहा था, कहीं कुछ अविश्वसनीय खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। आज हम समुद्र की गहराइयों में हो रहे एक ऐसे ही बदलाव की बात करेंगे जो है तो अविश्वसनीय, पर शायद चिंताजनक ज्यादा है। नमस्कार, आज का हमारा विषय है वैश्विक महासागरों का गहरा होना। वैज्ञानिक इसे ओशन डार्कनिंग कह रहे हैं, और ये पिछले 2 दशकों में काफी बड़ा बदलाव देखा गया है। हमारी ये पूरी बातचीत आधारित है थॉमस डब्ल्यू डेविस और टिम स्मिथ के एक रिसर्च पेपर पर, डार्कनिंग ऑफ द ग्लोबल ओशन। ये 27 मई 2025 को ग्लोबल चेंज बायोलॉजी जर्नल में पब्लिश हुआ है। और हाँ, ये टॉपिक यूपीएससी वालों के लिए तो बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज वाला पार्ट, और वैसे भी आम जानकारी के लिए भी पता होना चाहिए कि हमारे समंदरों में क्या चल रहा है। तो आज हम समझेंगे कि ये क्या है, क्यों हो रहा है, और हाँ, इसके असर क्या हो सकते हैं। चलिए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। बिल्कुल, और आंकड़े तो काफी चौंकाने वाले हैं सच में। पिछले सिर्फ 20 सालों में दुनिया के 20% से ज्यादा महासागर, आप सोचिए 75 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा इलाका, वो काफी गहरा हो गया है, कम पारदर्शी। और इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है फोटिक जोन पर। फोटिक जोन, हाँ, वो ऊपरी सतह जहां सूरज की रोशनी पहुंचती है। जी हाँ, बिल्कुल, जहां ज्यादातर समुद्री जीवन पनपता है, फलता फूलता है। इसी जरूरी जोन की गहराई लगातार कम हो रही है। और ये फोटिक जोन इतना बुनियादी क्यों है समुद्री इकोसिस्टम के लिए, थोड़ा और बताएंगी? देखिए, ये समंदर का पावर हाउस है, ऐसा समझ लीजिए। छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन से लेके बड़ी मछलियों तक सब जीवन के लिए इसी रोशनी वाले हिस्से पर निर्भर हैं। और मजे की बात यह है कि यही फाइटोप्लैंक्टन हमारी हवा की, कि वायुमंडल की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन भी बनाते हैं। अच्छा, आधी से ज्यादा? ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, तो जाहिर है इस जोन का सिकुड़ना सिर्फ समुद्री जीवन के लिए खतरा नहीं है, ये पृथ्वी की जलवायु और हमारे लिए भी खतरा है। तो ये गहराई में कमी कितनी गंभीर है, और ये पता कैसे चला? डेटा कहां से आया? स्टडी बताती है कि 9% से ज्यादा महासागरों में फोटिक जोन 50 मीटर से भी ज्यादा सिकुड़ गया है, और कुछ कुछ इलाकों में तो ये कमी 100 मीटर से भी ज्यादा है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और ये जो नतीजे हैं ना, ये नासा के सैटेलाइट डेटा, ओशन कलर वेब से मिला है, और साथ में कंप्यूटर मॉडल्स। करीब 20 साल के डेटा का एनालिसिस है ये। लेकिन क्या ये हर जगह ऐसा ही हो रहा है? क्या सब जगह समंदर गहरे ही हो रहे हैं, या कहीं रोशनी बड़ी भी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। रिसर्च ये भी बताती है कि इसी दौरान लगभग 10% महासागर असल में उज्जवल भी हुए हैं, हल्के हुए हैं। तो ये दिखाता है कि बदलाव एक जैसा नहीं है, लोकल फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं। हालांकि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो साफ तौर पर गहरे होने की तरफ है, और वही ज्यादा चिंता की बात है। तो फिर कारण क्या है इसके? पहले इन रिसर्चर्स ने कृत्रिम रोशनी, आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट, पर भी काम किया था, पर इस स्टडी में वो सीधा कारण नहीं मिला। तो असल वजह क्या निकल कर आई? सही कहा, ALN सीधा कारण नहीं है। देखिए, तटीय इलाकों में, कोस्टल एरियाज में, मुख्य वजह है पोषक तत्वों का बहाव। जैसे खेती से जो उर्वरक बहकर आते हैं ना, वो नदियों से आने वाली गाद, मिट्टी, दूसरे ऑर्गेनिक पदार्थ, और हाँ, बारिश बढ़ने से ये और बढ़ जाता है। अच्छा, और खुले समंदर में वहां क्या कारण है? खुले महासागर में वजह थोड़ी अलग है। वहां समुद्री सतह के तापमान में बदलाव और शैवाल प्रस्फुटन, एल्गल ब्लूम्स, उनकी डायनामिक्स में चेंज। एल्गल ब्लूम्स वो जो पानी हरा हरा या अजीब रंग का हो जाता है? हाँ, बिल्कुल। पानी में पोषक तत्व बढ़ने से ये माइक्रोस्कोपिक शैवाल एकदम से बहुत बढ़ जाते हैं, और ये सूरज की रोशनी को नीचे जाने से रोकते हैं, पानी को धुंधला कर देते हैं। इसका सीधा असर समुद्री जीवन पर क्या पड़ रहा है, जैसे डॉक्टर थॉमस डेविस ने क्या बताया? डॉक्टर डेविस यही बताते हैं कि इससे उन जीवों के रहने की जगह कम हो रही है जो रोशनी पर निर्भर है। फाइटोप्लैंक्टन जैसे जीव जो हमारी आधी ऑक्सीजन बनाते हैं, फूड चेन का बेस है, उनके लिए जगह सिकुड़ रही है। और इसका असर सिर्फ समुद्री जीवन पर नहीं, बल्कि हमारी फिशरीज पर और समंदर के कार्बन सोखने की क्षमता पर भी पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज पर भी असर। और प्रोफेसर टिम स्मिथ, वो इसे इकोसिस्टम लेवल पे कैसे देखते हैं? प्रोफेसर स्मिथ कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है। जब फोटिक जोन सिकुड़ेगा तो जीवों को खाने और बचने के लिए सतह के और पास आना पड़ेगा। तो ज्यादा भीड़, ज्यादा कंपटीशन? बिल्कुल।
खाने के लिए, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बढ़ेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी मिली कि रात में फोटिक जोन में बदलाव दिन जितने बड़े नहीं थे, पर फिर भी इकोलॉजिकली महत्वपूर्ण है। तो ये पूरे मरीन फूड वेब और इकोसिस्टम को जड़ से बदल सकता है। क्या दुनिया में कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहां ये डार्कनिंग ज्यादा तेजी से हो रही है? हाँ, है। खुले समुद्र में सबसे ज्यादा बदलाव दिखे हैं गल्फ स्ट्रीम के ऊपरी हिस्सों में और आर्कटिक और अंटार्कटिक के पास के पानी में। और ये वही इलाके हैं जो क्लाइमेट चेंज से भी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अच्छा, ये तो कनेक्शन दिखता है। जी, और तटीय इलाकों में बाल्टिक सागर जैसे जो बंद जैसे समुद्र है ना, जहां जमीन से बहाव ज्यादा आता है, वहां ये गहरापन ज्यादा फैला हुआ है। यूके और नॉर्थ अटलांटिक का भी जिक्र था शायद, वहां क्या हाल है? हाँ, वहाँ थोड़ी मिलीजुली तस्वीर है। जैसे नॉर्थ सी, सेल्टिक सी, ये गहरे हुए हैं, लेकिन इंग्लिश चैनल और स्कॉटलैंड के नॉर्थ का पानी वो थोड़ा हल्का हुआ है। तो ये फिर वही बात दिखाता है कि ग्लोबल ट्रेंड तो है, पर लोकल कंडीशंस भी बहुत मैटर करती हैं। तो अगर हम सार निकालें, हमारे महासागरों का एक बड़ा हिस्सा तेजी से गहरा हो रहा है। जीवन देने वाला फोटिक जोन सिकुड़ रहा है। वजह इंसानी गतिविधियां, पोषक तत्वों का बहाव, क्लाइमेट चेंज, और नतीजे समुद्री जीवन, ऑक्सीजन, फिशरीज, क्लाइमेट बैलेंस, सबके लिए गंभीर खतरा। तो मतलब ये सिर्फ पानी के रंग बदलने की बात नहीं है, ये हमारे ग्रह के सबसे बड़े इकोसिस्टम के स्वास्थ्य पर एक बड़ा सवालिया निशान है, हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे क्लाइमेट पर भी। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस बढ़ते अंधेरे के वो कौन से अनदेखे परिणाम हो सकते हैं, खासकर गहरे समुद्र के जीवन पर या लॉन्ग टर्म क्लाइमेट फीडबैक सिस्टम्स पर, जिनके बारे में शायद हम अभी पूरी तरह जानते भी नहीं हैं। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स और बाकी सभी सुनने वालों को हमारी सलाह है कि इस जरूरी टॉपिक पर और जानने के लिए थॉमस डब्ल्यू डेविस और टिम स्मिथ का ओरिजिनल रिसर्च पेपर जरूर देखें। डार्कनिंग ऑफ द ग्लोबल ओशन ग्लोबल चेंज बायोलॉजी जर्नल में आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये चर्चा महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।